हेलो बच्चों, तो आज हम अपने मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। और आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कारण क्या है कि आज हम मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालना सीखेंगे जो है। और इन्वर्स खासतौर से यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए, इंटर के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम कैसे शुरू करते हैं इसको। तो हेडिंग होगी हमारी वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह में या वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स में आने से पहले थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम की बात करें। आप लोग नंबर सिस्टम में भी इन्वर्स पढ़े हैं, नंबर सिस्टम में भी इन्वर्स पढ़े हैं। और अगर सिर्फ इन्वर्स की बात करते हैं हम, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स। क्योंकि इन्वर्स आप लोग जानते हैं एडिशन में भी होता है। योग का प्रतिलोम पढ़े होंगे, योग का इन्वर्स। लेकिन अगर हमने सिर्फ इन्वर्स बोल दिया, सिर्फ प्रतिलोम बोल दिया, तो वो अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम नाम नहीं ले रहे हैं, अगर हमने बोला एडिशन का इन्वर्स तो ये योग का प्रतिलोम हो जाएगा। हमने बोला मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स तो नाम बोल ही दिया कि मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इन्वर्स लिख दिया, प्रतिलोम लिख दिया या व्युत्क्रम लिख दिया, तीनों एक ही चीज़ है, व्युत्क्रम प्रतिलोम, अंग्रेजी में इसको इन्वर्स बोलते हैं। अगर सिर्फ ये बोल दिया तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, योग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गुणन मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो एक बात ये समझ में आ गई। और हम नंबर सिस्टम में भी, जैसे नंबर सिस्टम में आप जानते हो कि किसी भी नंबर का इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स या प्रतिलोम क्या होता है, उस संख्या को पलट देते हैं। यानी न्यूमरेटर को बना दो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को बना दो न्यूमरेटर बना दो। जैसे ये कोई नंबर 5 लिखा है, तो 5 का इन्वर्स आप लोग जानते हो कितना होता है, 1/5 होता है। क्योंकि 5 का मतलब 5/1 लिख सकते हैं, तो इसको रिवर्स कर दिया तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2/3 का इन्वर्स निकालना है तो 3/2 हो जाता है। तो आप नंबर सिस्टम में जानते हो इन्वर्स का मतलब होता है उनका रिवर्स, उनको रिवर्स कर देना। अच्छा, इन्वर्स में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, जैसे हमने कहा कि 5 का इन्वर्स 1/5 है, तो आप 5 × 1/5 लिखें या 1/5 × 5 लिखें। कहने का मतलब ये है कि 1/5 जो आपका इन्वर्स है, उसको आप 5 के राइट में लिखिए चाहे 5 के लेफ्ट में लिखिए। क्या कोई परिवर्तन होता है क्या? नो, दोनों का मान बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और आप जानते हो कि 1 को नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम में इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी यूनिट है वहाँ पर, ये उसको बोलते हैं गुणन तत्समक अवयव बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। 1 को यूनिट, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में नंबर सिस्टम में यूनिट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो जैसे ये नंबर सिस्टम में ये बात होती है, वैसे ही और एक बात, नंबर सिस्टम में तो सबका इन्वर्स मिलता है। ईच एलिमेंट, ऐसी कोई संख्या नहीं इसका आपको इन्वर्स ना मिले। ठीक है, जिसका भी इन्वर्स निकालना हो उसको आप रिवर्स कर दीजिए, बस जीरो को छोड़कर। जीरो का इन्वर्स नहीं होता है, नॉन जीरो की बात हो रही है। जीरो का इन्वर्स, जैसे मान लो जीरो को 0/1 लिखेंगे तो इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है? ये अपरिभाषित होता है, इसकी डिफिनेशन मीनिंगलेस होती है जो है। तो इसलिए जो हम इन्वर्स की बात करते हैं वो नॉन जीरो की बात करते हैं, जीरो का इन्वर्स नहीं होता जो है। और वहाँ प्रत्येक संख्या का मिल जाता है। लेकिन मैट्रिक्स में प्रत्येक मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं मिलता। पहली बात तो जब आप शुरू में देखे थे, मैट्रिक्स के 2 प्रकार थे, एक रेक्टेंगुलर आयताकार मैट्रिक्स था और एक वर्गाकार वर्ग मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि आयताकार यानी जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आयताकार आव्यूह जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स मिलता ही नहीं है। कारण सीधी सी बात है,
वही सीधे सा कारण ये है, मल्टीप्लिकेशन वाला कारण होता है। आप जानते हो कि अगर किसी भी मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए 2 मैट्रिक्स है, A इंटू बी आप मिला, तो हो सकता है उसमें B इंटू ए मिले ही ना। जबकि अभी आप नंबर सिस्टम में देख रहे थे 5 इंटू 1 5 है, 5 इंटू 1 बाई 5 हम लिखे तो 1 बाई 5 इंटू 5 ऑलवेज रिटर्न, इसको लिख सकते हो आप जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या मैट्रिक्स में आप A इंटू बी लिखे तो आप गारंटी ले सकते हैं कि हम B इंटू ए निकाल भी सकते हैं? हो सकता है निकाल ही ना सकें, डिपेंड अपॉन ऑर्डर, फर्स्ट में कॉलम सेकंड के रो के बराबर होना चाहिए। तो एक कारण ये हो गया। और दूसरी बात, नंबर सिस्टम में आप देख लिए कि ऑर्डर चेंज होने के बाद भी ये दोनों बराबर होते हैं, और आप मैट्रिक्स में जानते हो कि हो सकता है B इंटू ए मिल भी जाए तो आपको ये पता है कि बराबर भी नहीं होता ऑलवेज। तो ये सब प्रॉब्लम होने के कारण पहली बात तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसके इन्वर्स की बात ही नहीं करेंगे, उसको एक सिरे से नकार देंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैव नो इन्वर्स, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता ही नहीं है। अब आ गए वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी लफड़ा है। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल ही जाएगा। यहाँ पर भी आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे बताएंगे। यहाँ पर भी प्रत्येक वर्ग आव्यूह का इन्वर्स नहीं मिलता। ईच स्क्वायर मैट्रिक्स हैज नो इन्वर्स। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स मिलना जरूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 2 टाइप हो जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी 2 टाइप हो जाते हैं। एक होता है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को तो एकदम हटा दीजिए, इन्वर्स के कैटेगरी से मिलना ही नहीं है। लेकिन जब स्क्वायर मैट्रिक्स में आप आए तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी 2 प्रकार की मैट्रिसेस हैं। एक वो जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। कैसे एग्जिस्ट करेगा उसको हम अभी देखेंगे। कारण क्या, कंडीशन क्या, उसको भी चेक करेंगे जो है। पहला ये है, इसके 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है, और दूसरा वो जिसका नॉट एग्जिस्ट, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 कैटेगरी। अब कैसे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या कंडीशन होती है, वो भी चैप्टर पे हम उसके जब आएंगे तब बताते हैं, हेडिंग पे जो है। अभी फिलहाल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि वर्ग आव्यूह में भी प्रत्येक वर्ग आव्यूह का इन्वर्स नहीं मिलता। जिसका इन्वर्स मिलेगा उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल यानी जो इन्वर्स रखने की योग्य है, और दूसरा हो जाएगा नॉन इन्वर्टिबल। तो इसलिए हमारी जो आज ये हमने जो लिखा वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह, इसमें भी 2 हेडिंग बनेगी। पहली होगी व्युत्क्रमणीय आव्यूह और दूसरा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो पहली हमारी हेडिंग बनने जा रही है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये। जो अगला नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा डिटर्मिनेंट सारणिक, उसमें भी इसका यूज होगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसको नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं, इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह नाम से स्पष्ट है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट करे। ऐसा वर्ग आव्यूह, हमने कहा था ना कि सबका नहीं मिलता, तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके व्युत्क्रम क्या बोलते हैं, इन्वर्स, प्रतिलोम, जिसके व्युत्क्रम का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस, जिसके व्युत्क्रम का अस्तित्व हो,
कैसे अस्तित्व होगा, चेक कैसे करें, वो बात की बात है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके व्युत्क्रम का अस्तित्व हो उसे व्युत्क्रमणी यानी नॉन सिंगुलर व्युत्क्रमणी आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके व्युत्क्रम मिल जाए उसको व्युत्क्रमणी आव्यूह कहते हैं। ठीक है, और या आगे लिखें, तथा वर्ग आव्यूह ए के इन्वर्स यानी व्युत्क्रम को डिनोट कैसे करते हैं, को ए इन्वर्स या 1/a भी लिख सकते हैं, 1/a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो ए इन्वर्स आप जाने, ए इन्वर्स या 1/a, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए का व्युत्क्रम आव्यूह, ए का व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, ए का व्युत्क्रम, ये बात हो गई। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल अर्थात व्युत्क्रमणी। अच्छा, एक बात और, अभी हमने बताया था नंबर सिस्टम में कि अगर वो इन्वर्स है तो उसको लेफ्ट में रखिए या राइट में रखिए, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो यूनिट बन जाता है, वहाँ पे 1। और यहाँ पे यूनिट क्या होता है, यहाँ पे इकाई क्या होता है, यहाँ पे इकाई आव्यूह होता है। तो एक नया फार्मूला बन जाएगा, तथा देखिए अगर ए इन्वर्स ए का व्युत्क्रम है तो ए इंटू ए इन्वर्स करें या ए इन्वर्स इंटू ए करें, बोथ आर सेम होना चाहिए। और वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर आई, जो आई यहाँ पर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। वहाँ पे यूनिट नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम में यूनिट नंबर 1 होता है, और मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये आई। तो ये इसके बराबर होना चाहिए ऑलवेज। इन्वर्स को चाहे लेफ्ट में रखिए या राइट में, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दे आर इक्वल, और किसके बराबर होंगे, आई के बराबर होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को चाहे लेफ्ट में रख के मल्टीप्लाई करिए या राइट में रख के मल्टीप्लाई करिए, दोनों बराबर होंगे और आई के बराबर होंगे। अच्छा, इसी डिफिनेशन को हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। इसी डिफिनेशन को किसी बुक में और दूसरे ढंग से लिखा रहता है। देखिए, यदि दो समान कोटि के, सेम आर्डर होना चाहिए, सेम आर्डर, समान कोटि के, यदि दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स ए तथा बी इस प्रकार हों कि चाहे a इंटू बी निकालें या b इंटू ए निकालें, दोनों बराबर हो और ये i के बराबर हो। a और b दोनों सेम आर्डर की मैट्रिक्स हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। भाई सेम आर्डर के नहीं होंगे, सेम आर्डर के नहीं होंगे तो ए बी और बी ए मिलेगा ही नहीं। अगर आर्डर उनका अलग होगा तो ए बी मिल जाएगा तो बी ए नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आर्डर सेम आप नहीं लोगे और आई के बराबर भी होना चाहिए तो स्क्वायर होना चाहिए, आर्डर भी सेम होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है ए बी मिल जाए तो बी ए ना मिले, और अगर मिल भी जाए तो बराबर ना हो। तो इन दोनों कंडीशन को होल्ड कराने के लिए आपको दोनों की आर्डर सेम लेना ही पड़ेगा। नहीं आप कहो कि नहीं हम एक ले लें 2 क्रॉस, एक ले लें 2 क्रॉस 3, एक ले लें 3 क्रॉस 2, तो कह दो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और जब ये ए है ये बी है तो आप कहोगे ए इंटू बी भी मिल रहा है और यहाँ पे बी इंटू ए भी मिल जाएगा। आप कह सकते हो ना कि आप सेम आर्डर मत लीजिए और हम आपको ए बी और बी ए दोनों निकाल के दिखा देंगे। सही बात है, आप कर सकते हो। अगर एक आर्डर 2 क्रॉस 3 ले लो, बी का 3 क्रॉस 2 ले लो, तो ए बी भी मिल जाएगा, बी ए भी मिल जाएगा। लेकिन क्या बराबर पा जाओगे क्या? जब आप ए बी निकालोगे तो इसका आर्डर मिलेगा 2 क्रॉस 2, और जब बी ए निकालोगे तो इसका आर्डर मिलेगा 3 क्रॉस 3। बोलिए क्या ये दोनों बराबर कभी हो सकते हैं? लेकिन हमें तो बराबर भी चाहिए।
इसलिए कहा जाता है कि दोनों की कोटि बराबर लेना है। नहीं, कुछ लोग दिमाग लगा देंगे नहीं आपको गुणा ही चाहिए तो हम दोनों का आर्डर अलग अलग लेंगे और फिर भी हमें ए बी बी ए मिल जाएगा ज़रूर, लेकिन क्या दोनों बराबर होंगे? बराबर नहीं होंगे। और हमें इन्वर्स के लिए बराबर भी चाहिए। हमने नंबर सिस्टम बताया कि 5 × 1/5 और 1/5 × 5 दोनों सेम होते हैं, और किसके सेम होते हैं तब बोलते हैं 1। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता है। इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे आर्डर को सेम लेना ही पड़ेगा और स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन मिलेगी, अन्यथा मिलेगी ही नहीं। तो यदि दो समान कोटि के वर्ग आप बी तथा बी इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए हो और वो किसके बराबर हो? आई के, तो ए तथा बी को एक दूसरे का इन्वर्स, एक दूसरे का व्युत्क्रम कहते हैं। ए बी का इन्वर्स होगा, बी ए का इन्वर्स होगा। अर्थात हम क्या कहें, ये जो बी है वो ए का इन्वर्स होगा, ए का इन्वर्स होगा अर्थात ए इन्वर्स, तथा ए भी बी का इन्वर्स होगा, यानी बी इन्वर्स मतलब बी इन्वर्स ये। तो इसमें कन्फ्यूजन होना, इन्वर्स एक दूसरे का होता। जैसे आप यहाँ पे 5 का इन्वर्स निकालते थे नंबर सिस्टम में तो कितना आता है? 1/5। तो 1/5 का इन्वर्स निकालोगे तो 5 भी तो आएगा। इन्वर्स ऑलवेज ईच अदर होता है, एक दूसरे का होता है। ए का इन्वर्स बी तो बी का इन्वर्स ए। कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा होता है। अगर वो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यदि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा एक दूसरे का होता है। ए का इन्वर्स बी है तो अंडरस्टूड है, बोले या ना बोले आप कह सकते हो कि बी का इन्वर्स भी ए ही है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यदि ऐसा हो जाए कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो हम कहते हैं, अब देखिए दोनों डिफिनेशन अलग नहीं है। नहीं आप सोचो कि आप पहले ऐसे लिखवाए थे, अब ऐसे लिखवा रहे हैं, दोनों सेम है भैया जो है। देख लीजिए आप यहाँ क्या लिखा था, हमने कहा कि अगर बी ए का इन्वर्स है तो बी की जगह पे ए इन्वर्स लिख दिया हमने। अगर इसी में बी की जगह पे, बात समझिए, यदि बी ए का इन्वर्स है तो बी बराबर ए इन्वर्स, तो ये इसी में अगर हम b की जगह पर a इन्वर्स रख दें तो a इंटू ए इन्वर्स, देखिए ये लिखा है a इन्वर्स इंटू ये हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हम सिर्फ एक मैट्रिक्स लेके समझा रहे थे कि a का इन्वर्स हमने डायरेक्ट बोला a इन्वर्स, और यहाँ पे दो मैट्रिक्स अलग अलग लिए हैं और कहना चाहते हैं कि कब दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम अर्थात इन्वर्स होंगे। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। कभी भी अगर दो मैट्रिक्स दिया हो और अगर आपसे कहे कि सिद्ध कीजिए कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, वेरी सिंपल, क्या करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक बार इन्वर्स को लेफ्ट में रख के एक बार राइट में, दोनों करना होगा। अगर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बी ए का इन्वर्स है तो एक बार ए इंटू बी निकालना, एक बार बी इंटू ए निकालना, और दोनों आई के बराबर होना चाहिए, तभी कहोगे इन्वर्स। ऐसा नहीं कि हम ए इंटू बी निकाल के आई ला दिए कह दिए हो गया हमारा, गलत हो जाएगा। वहाँ पर हो सकता है कि बी इंटू ए मिले ही ना, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दूसरा वाला जो हमने डिफिनेशन लिख पाया ये भी यूज होता है। दोनों को कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये भी यूज होता है। दो मैट्रिक्स दिया होगा तो इन्वर्स सिद्ध करने के दौरान। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा व्युत्क्रमणी। आप अभी ध्यान दीजिए, अभी आपको हमने ये नहीं बताया है कि किस मैट्रिक्स को, किस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप व्युत्क्रम बोलेंगे। वो चेक करने का तरीका है, वो बताया जाएगा। फिलहाल अभी ये समझ लो कि यदि उसका इन्वर्स निहित है तो उसको व्युत्क्रमणी बोल दोगे और उसके इन्वर्स को ए इन्वर्स कह दोगे। ठीक है, दूसरा होता है अव्युत्क्रमणी। दूसरा होता है हेडिंग अव्युत्क्रमणी। या चलिए अभी इसी पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसी पे और आगे बात कर लेते हैं, फिर अव्युत्क्रमणी बाद में आएंगे। ठीक है, अब दूसरा इसी में एक हम थ्योरम करके बता दें
थ्योरम थ्योरम हमारी ये है कि जैसे नंबर सिस्टम में हमने कहा कि 5 का इन्वर्स बताइए, तो आप बोलोगे 1/5। क्या 1/5 के अलावा और भी कोई नंबर 5 का इन्वर्स बन सकता है क्या? दिमाग लगाइए, कभी नहीं। एक नंबर का एक ही इन्वर्स होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी कि प्रत्येक मैट्रिक्स का केवल और केवल एक ही इन्वर्स होता है। ठीक है, प्रत्येक, अब प्रत्येक नहीं कह सकते हम, फिर वही बात हो जाएगी, क्योंकि सबका तो इन्वर्स मिलता ही नहीं है, सबका तो इन्वर्स मिलता ही नहीं है, तो प्रत्येक क्यों बोल दे। बस ये कहेंगे कि अगर इन्वर्स मिल रहा है तो वो एक होगा, ऐसे कहेंगे। यदि यदि कोई वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणी यानी नॉन सिमिलर इन्वर्टिबल व्युत्क्रमणी है, तो बात समझिएगा, हम प्रत्येक नहीं लिखे भैया, आप पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक मैट्रिक्स का इन्वर्स मिलता ही नहीं, तो आप प्रत्येक क्यों लिखोगे। यदि कोई वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणी है तो उसका केवल और केवल एक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिक, या एक और अच्छा शब्द होता है हिंदी का अद्वितीय, कहीं कहीं लिखा रहता है अद्वितीय, मतलब यूनिक। यदि कोई वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणी है तो उसका केवल और केवल एक, मतलब यूनिक व्युत्क्रम होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कोई किसी मैट्रिक्स का 2 इन्वर्स मिल जाए, नेवर पॉसिबल। देखिए इसको प्रूफ करके हम दिखा देते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स, कोई वैसा मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता कि जिसके 2 इन्वर्स हो जाए। लेट माना ए एक व्युत्क्रमणी आव्यूह है, मतलब इसका इन्वर्स मिलेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एक व्युत्क्रमणी आव्यूह है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स मिलेगा। अच्छा, हमें सिद्ध करना है कि एक ही इन्वर्स मिलेगा। हम मान लेते हैं कि 2 इन्वर्स मिल रहे हैं, माना तथा यदि संभव हो, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो, माना इफ पॉसिबल ए के 2 इन्वर्स, ये संभव हो तो ए के 2 व्युत्क्रम बी तथा सी है। हमें पता है कि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको उल्टा मान ले रहे हैं कि उसके 2 इन्वर्स संभव हो तो बी और सी मान लो। और अभी आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये दोनों बी और सी जो लिखे हैं आपने अलग अलग, अभी ये बराबर आ जाएंगे, अलग अलग है ही नहीं, बराबर हो जाएंगे। कैसे, ज़रा देखिए तो, ए के अगर 2 व्युत्क्रम बी सी है तो इसलिए ऐसे लिखेंगे, चूँकि ए का इन्वर्स या व्युत्क्रम ए का इन्वर्स बी है, इसलिए वी कैन राइट ए बी बराबर बी ए बराबर आई, इक्वेशन फर्स्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। तथा ए का इन्वर्स तो सी भी आपने माना है, ए का इन्वर्स तो आपने सी भी माना है, इसलिए ए सी बराबर सी ए बराबर आई, ये भी तो हो जाएगा इन्वर्स की परिभाषा से। अब ज़रा देखिए तो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है, ए बी बराबर आई लिखा है, ए बी बराबर आई, या बी ए बराबर ए आई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। अब ज़रा देखिए तो क्या करना चाहते हैं हम, हमें सी को शामिल करना है। बात समझिएगा, हमें सी को इसमें, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो इसमें सी कहीं नहीं दिख रहा है, हम इसमें सी शामिल करना चाहते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 को उठाए होते तो वहाँ पर बी नहीं दिख रहा है, तो बी को शामिल करना होता है, तो इसमें हम सी शामिल करना चाहते हैं। अब ज़रा इक्वेशन सेकंड में देखिए, सी किसके साथ है, ए के साथ है ना, तो इधर देखिए ए लेफ्ट में है, तो अगर हम सी को शामिल करेंगे तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ रहे हैं ना आप, तो हम सी को लेफ्ट मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब सी से, अब सी से बाएं तरफ एलएचएस, बाएं तरफ गुणा, ठीक है, तो आएगा सी ए बी
बराबर सी आई। और आप जानते हो कि मैट्रिक्स में गुणन एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, यानी ब्रैकेट आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो ब्रैकेट सेकंड थर्ड में है तो ब्रैकेट सी ए में आप लगा सकते हो, और सी इंटू आई आप जान रहे हो बताया गया था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब बता रहे थे गुणात्मक तत्समक, उसमें आप देखिएगा तो ये सी ही आ जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात है। अब यहाँ पे सी इंटू ए देखिए ये लिखा है, ये आई के बराबर है, ये आई के बराबर है, बी ये लिखा है बराबर सी। आई बी में भी देखिए आई क्या है, यूनिट है, इकाई है। जैसे नंबर सिस्टम में आप एक से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कोई परिवर्तन होता है क्या, चाहे लेफ्ट में रखिए चाहे राइट में। वैसे हमने आपको बताया था मैट्रिक्स में भी कि आई एक ऐसा मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है कि इसको किसी भी मैट्रिक्स किसी वर्ग आव्यूह में आप लेफ्ट मल्टीप्लाई करिए चाहे राइट में, चेंज नहीं करेगा। तो आई इंटू बी भी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। ये सी लिखा है, देखिए बी बराबर सी आया कि नहीं आया। इसका मतलब जो आपने माना था कि दो इनवर्स हैं बी और सी, वो देखिए दोनों सेम है, अलग अलग है ही नहीं है। जो आपने दो मैट्रिक्स माना था कि ए के दो इनवर्स है, एक को आपने बी बोला एक को आपने सी बोला, आप देख लीजिए दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय है तो उसका दो इनवर्स नहीं मिलेगा, एक ही इनवर्स मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। प्रूफ बहुत कठिन नहीं है, वो छोटा सा प्रूफ है, समझिएगा इसको। तो इससे क्या साबित हुआ, आता है व्युत्क्रमणीय यानी नॉन सिंगुलर आव्यूह का केवल और केवल एक ही इनवर्स होता है, एक से अधिक नहीं होगा। आप जितना भी मानोगे सबको बराबर दिखा देंगे। हमने यहाँ पे दो ही माना, आप तीन मान लीजिए, आप देखेंगे सब बराबर हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। किसी भी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स मिलने योग्य है, अगर ऐसा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स मिलेगा, एक से अधिक नहीं मिलता है, ठीक है। अगला इसी में हम एक थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम हमारे ये है, यदि ए तथा बी दो समान कोटि यानी सेम आर्डर, समान कोटि, हम बताए थे ना कि समान कोटि क्यों ले रहे हैं, इसीलिए ताकि ए बी भी मिल जाए बी ए भी मिल जाए और बराबर भी हो जाए। समान कोटि के वर्ग आव्यूह, यदि ए तथा बी दो समान कोटि के वर्ग, समान कोटि, लेकिन एक बात और है, दोनों व्युत्क्रमणीय होने चाहिए। ए तथा बी दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह, इसको ऐसे लिख दे, दो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय, भाई इनका इनवर्स मतलब मिलेगा, दो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हूँ। अच्छा एक बात, हमने अगर व्युत्क्रमणीय बोल दिया तो वर्ग लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, कि आप जानते हो कि इनवर्स सिर्फ वर्ग का ही मिलता है, आयताकार का तो मिलता ही नहीं, रेक्टेंगुलर का तो मिलता ही नहीं है। अगर इनवर्स मिल भी रहा है तो वो केवल वर्ग का ही मिलेगा। अगर व्युत्क्रमणीय हमने लिख दिया अर्थात उसका इनवर्स मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वर्ग ही रहा होगा वो। तो ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए ए इंटू बी का इनवर्स यानी व्युत्क्रम कितना होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। अर्थात क्या सिद्ध करना है आपको, अर्थात सिद्ध करना है कि ए बी का जो इनवर्स है वो होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये सवाल है। ए और बी दोनों क्या हैं, सेम आर्डर के हैं और दोनों इन्वर्टिबल हैं, मतलब उनका इन्वर्स मिलेगा, ये गिवन है, ठीक है। मतलब ए है तो ए इन्वर्स मिलेगा, बी है तो बी इन्वर्स मिलेगा। आपको प्रूफ करना है कि ए इंटू बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होगा।
वेरी सिंपल, कैसे प्रूफ करते हैं देखिए। अब ज़रा देखिए, हमने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि यदि दो मैट्रिक्स दिया हो और आपसे कहे कि सिद्ध कीजिए दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, तो हमने क्या कहा था कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आई आ गया तो इसका मतलब सत्य बात है जो है। तो आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए बी का व्युत्क्रम ये है। तो हम इसके लिए क्या करें? हमें सिद्ध करना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर ये सिद्ध करना, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करें भैया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और अगर आई आ गया तो बात सही है। अतः इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम अतः देखिए मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ए बी में इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। टारगेट पता है क्या आना चाहिए? टारगेट क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। अगर आई आ गया तो हो गया। ठीक है, देखिए क्या करें हम। अच्छा, हमें पता है कि मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। ब्रैकेट को इधर उधर कर सकते हो। तभी देखिए बी इसके साथ है तो हम बी को इसके साथ कर दें, बी को इसको साथ कर दें, ए इनवर्स। ठीक है, कारण क्या लिखोगे? एसोसिएटिव साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ होता है। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप देखे थे कि अगर बी इन्वर्टिबल है तो बी इनवर्स मिलेगा, और बी इंटू बी इनवर्स किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा। तो हम इसके स्थान पर आई लिख सकते हैं कि नहीं? ये लिख दिया आई, ये ए इनवर्स। कारण क्या लिखोगे? बी इज इन्वर्टिबल, यानी बी व्युत्क्रमणीय है, तो इसलिए बी इंटू बी इनवर्स आई के बराबर हो जाएगा। अभी ऊपर डिफिनेशन लिखवाए थे ना भैया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे फिर आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, ए इंटू आई कर सकते हैं इसको अलग और ए इनवर्स अलग। फिर एसोसिएटिव ला, ब्रैकेट का इधर से चेंज कर दिया हमने एसोसिएटिव से। अब ए इंटू आई, यानी आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, उसको किसी मल्टीप्लाई करते हो तो चेंज नहीं होता है, तो ये ए ही हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। कारण क्या लिखोगे? आई इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी आई गुणात्मक तत्समक है। अब क्या बचा? ए इनवर्स। और फिर देखिए ए भी तो दिया है, ए भी तो व्युत्क्रमणीय है, और जब ए व्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आई के बराबर। देखिए आई के बराबर ये भी हो गया। कारण क्या लिखोगे कि ए इज इन्वर्टिबल, और जब इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन में आई आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए हमने इनको मल्टीप्लाई किया, आई के बराबर आ गया। हाँ, इसको हमने राइट में रखा है, तो इसको आप लेफ्ट में भी तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? भाई हमने क्या कहा था कि अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो ए इंटू बी भी निकालना होता है, बी इंटू ए भी निकालना होता है। तो इसको आप लेफ्ट में भी रखिए और फिर मल्टीप्लाई करिए, स्वयं करिएगा इसको, और आप देखिएगा आई ये भी आ जाएगा एकदम सेम तरीके से। इसको पहले ब्रैकेट से इन दोनों को पास में ले लेना, जैसे यहाँ पे बी को पास ले लिए थे, बी इनवर्स को, तो हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो 3-4 लाइन के बाद आई ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इनवर्स ए इनवर्स को लेफ्ट में रखे तो भी आई आ गया, और राइट में रखे तो भी आई आ गया, दोनों बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं ना, अर्थात हमने क्या प्रूफ कर दिया? अर्थात हमने प्रूफ किया कि ए बी के साथ इसको राइट में रखा और एक बार इसी को ए बी के लेफ्ट में रखा, दोनों बराबर आया और आई के बराबर आ गया। इसलिए वी कैन से ए बी का इनवर्स किसके बराबर हो गया? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं, ए बी के इनवर्स को हम नोटेशन रूप में ऐसे लिखते हैं और ये बराबर इसके। प्रूफ हो गया। तो बात समझिएगा, जैसे हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बताया था, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है उसको बोलते हैं हिंदी में परिवर्ताव्यू। तो वहाँ पे हमने बताया था ए इंटू बी का परिवर्त बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त होता है ट्रांसपोज। तो वहाँ पर भी देखिए गुणा का क्रम चेंज हो गया था, ए बी उधर देखिए बी ए बन गया था। तो सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनवर्स में भी गुणा का क्रम चेंज हो जाता है, यानी रिवर्सल रूल का फॉलो करता है। दो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स उनके रिवर्स यानी गुणा के विपरीत क्रम के इनवर्स के बराबर होता है। देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स, गुणा का क्रम चेंज हो गया, इनवर्स है ये। तो ये फार्मूला हमने प्रूफ कर दिया
और ये इसका प्रूफ आता भी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दो बातें आपने सीखा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है, और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स अगर निकालना है तो उनके इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के आर्डर को चेंज कर दीजिए। अगर ए बी पहले बोल रहे हैं तो वहाँ पे बी ए हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बात समझिए, हमने कहा कि प्रत्येक वर्गाव्यू का इन्वर्स नहीं मिलता, तो जिसका नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? अव्युत्क्रमणीय बोल देंगे। अव्युत्क्रमणीय अव्यू, नॉन इन्वर्टिबल बोलते हैं इसको, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या इसी के एक नाम और होता है सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी का रिवर्स है, उसी का रिवर्स है। ऐसा वर्गाव्यू जिसके व्युत्क्रम का अस्तित्व ना हो, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, व्युत्क्रम का अस्तित्व ना हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय नॉन इन्वर्टिबल अव्यू कहते हैं। फिलहाल अभी सिर्फ डेफिनेशन समझिए कि अव्युत्क्रम किसको बोलते हैं? जिसका इन्वर्स नहीं मिलता है। ठीक है, अभी अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कब मिलता है, कब नहीं मिलता है। जब मिलेगा तो उसको व्युत्क्रमणीय कह देंगे, नहीं मिलेगा तो अव्युत्क्रमणीय कह देंगे। वो अगले लेक्चर में आएगा जो है। ठीक है, अब हमारी जो अगली हेडिंग आने वाली है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हेडिंग क्या होगी कि कोई वर्गाव्यू जो कि व्युत्क्रमणीय है, या कह दीजिए कि हमें अभी नहीं पता व्युत्क्रमणीय है, तो उसका हम व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो निकालने का तरीका ये होगा कि हम प्रारंभिक संक्रियाओं की मदद से निकालेंगे। हेडिंग हमारी होने जा रही है प्रारंभिक संक्रियाओं की मदद से किसी वर्गाव्यू का व्युत्क्रम ज्ञात करना। हेडिंग है प्रारंभिक संक्रियाओं की मदद से, एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रियाओं, बताया था ना पिछले लेक्चर में, प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से वर्गाव्यू का व्युत्क्रम ज्ञात करना। टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन को और क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो सवाल आएगा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, सवाल आएगा कि कहेगा प्रारंभिक संक्रियाओं की मदद से दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग है। अब बात समझिएगा, प्रारंभिक संक्रियाएं हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हमने बताया था कि 3 प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया होती हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं, और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार याद दिला दें, हमने बताया था वेरी सिंपल, पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है? 2 रोज को आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी R1 R2 2 अगर रो हो तो इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। कॉलम में अगर कॉलम की बात करेंगे तो 2 कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या था कि किसी रो में हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो R1 बन जाएगा 2R1। ऐसे ही कॉलम के लिए बोल सकते हैं। तीसरा क्या था कि किसी रो में हम दूसरे रो में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, तो R1 बिकम्स R1 + 2R2। तो इसको हमने काफ़ी ढंग से इसको समझाया था लास्ट लेक्चर में, उसको आप एक बार देख लीजिएगा।
फिर हम कैसे इन्वर्स निकालेंगे इनकी मदद से, इस बात को समझना है। अच्छा, एक बात ये समझिएगा, जैसे आप जानते हैं कि 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं, लेकिन जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना शुरू करेंगे तो एक बात वेरी इंपॉर्टेंट दिमाग में बैठा लीजिए कि या तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और या तो आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे थ्रू आउट। ऐसा नहीं है कि उसी प्रश्न में हम कुछ स्टेप तक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं और उसके बाद एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा दें। गलत बात, इसमें सवाल गलत हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें क्या लगाना है। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे तो उन्हीं तीनों में रहना है जो 3 बताया गया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो फिर वही कॉलम वाले में रहना है कि 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लो, या किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, या किसी कॉलम में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में जोड़ दो, जो 3 बताए थे वही। लेकिन बार बार बोल रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में आप दोनों ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ठीक है ना, याद रहेगा एक बात। दूसरी बात यह है, हम बताएं आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई 3 मैट्रिसेस हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए है, एक बी है, एक सी है फॉर एग्जांपल, और ये लिखा है सी बराबर ए बी के रूप में लिखा है, सी बराबर ए बी के रूप में लिखा है। अभी हम अपने हेडिंग पे जा ही नहीं रहे हैं, आपको कुछ हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो कि हमेशा यूज करेगा। ऐसा नहीं कि इसी के लिए है, इन्वर्स निकालने के लिए, ऐसी बात नहीं है। जो हम कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो सबके लिए है। जैसे मान लीजिए सी बराबर ए इंटू बी लिखा है, 3 मैट्रिक्स है, यदि और सी बराबर ए बी एक इक्वेशन है, तो आप इक्वेशन का मतलब जानते हैं। इक्वेशन क्या होता है कि ये बीच में इक्वल का चिन्ह होता है, इधर LHS होता है, इधर RHS होता है, और बोथ आर सेम, बराबर होते हैं। इक्वल का साइन मतलब होता है कि इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो LHS में लिखा है और जो RHS में लिखा है बोथ आर सेम, ये इक्वेशन की कंडीशन होती है। तो ये भी इक्वेशन है, मतलब कि a इंटू बी आप किए रहे होंगे तो c के बराबर रहा होगा, इसमें नो डाउट। अब बात समझिए, अगर आप इस इक्वेशन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो बात समझिएगा, c और a में लगाइएगा, c और a में। और अगर आपको इसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो याद रखिएगा C और B में लगाइएगा। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ERO एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर लगाना है तो C और A में लगाइएगा। अभी कारण बता रहे हैं क्यों। और अगर आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो C और दूर वाले B में लगाइएगा। ऐसा क्यों, समझिएगा, ऐसा क्यों, गलती मत करिएगा। अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है तो इसके पास वाले में लगाइएगा, सी के पास वाले में और सी में। और अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो सी से दूर वाले में लगाइएगा। इसका कारण ये है, बात समझिएगा, अगर आप कहते हैं कि नहीं हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, लेकिन हम जो आप कह रहे हैं कि C और A में लगाइए, तो हम C और A में न लगा के हम C और B में लगा देंगे। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, लगाएंगे। तो लगा के देखिएगा आप किसी क्वेश्चन में अगले लाइन में ही जो आपका RHS मिलेगा। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमने कहा कि C और A में लगाना है तो B को क्या करेंगे, B को चेंज नहीं करना है, बी जो है वो एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पे अगर आप सी और बी में लगा रहे हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन तो ए एज इट इज चलता रहेगा, ए में नो चेंज। बात समझिएगा, अभी जब इन्वर्स निकालेंगे तो और क्लियर होगा। अभी कुछ बातें दिमाग में बैठाइए। तो हम क्या कह रहे थे कि हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है। हमने कहा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए, लेकिन हमने बोला कि सी और ए में लगाना है, लेकिन लड़के ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम सी और बी में लगाएंगे। तो लगाइए। जैसे ही आप लगाएंगे एक लाइन बाद आपका जो ए तो नो चेंज रहेगा, तो एक लाइन बाद जो आपका इधर RHS मिलेगा और जो आपका इधर LHS मिलेगा, ज़रा चेक करिएगा, ये दोनों बराबर ही नहीं आएंगे। ये बात है। जो आपका यहाँ पे ए तो नो चेंज है,
ए तो ए लिखा ही रहेगा, लेकिन बी में लगाएंगे रो ऑपरेशन तो कुछ ना कुछ बदलेगा यहाँ पर, सी में लगाएंगे वही रो ऑपरेशन तो सी कुछ बदलेगा। और ज़रा इनको आप गुणा करके देखिएगा, ये इक्वेशन ही नहीं रहेगा, ये बराबर ही नहीं रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अगर रो ऑपरेशन लगाना है तो सी के साथ ए में लगाइएगा, कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो सी के साथ बी में लगाइएगा। गलती मत करिएगा कि नहीं हम ज़बरदस्ती सी के साथ बी लगाएंगे रो ऑपरेशन, अगले स्टेप में ही धड़ाम से गिर जाओगे, जो है इक्वेशन बनेगा ही नहीं, नॉट इक्वल हो जाएगा। और जब शुरू में ही गलत हो गया तो लास्ट तक जाने के कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है तो किस में लगाना है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो किस में लगाना है। ठीक है ना। अब इसका यूज इसमें क्या है जो हम बताना चाहते हैं, उसमें इसका यूज क्या है। देखिए इसका यूज ये है, जैसे बात समझिए, अभी हमने लिखा था C बराबर A इंटू बी लिखा था ना, C बराबर A इंटू बी लिखा था। अगर हम क्या करें, जैसे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं तो ये तो कन्फर्म हो गया कि C और A में लगाना है। ठीक है, एक बात और, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप इसमें लगाओगे, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वही सेम टू सेम A में लगाइएगा। ये कि नहीं कि जैसे हम इक्वेशन में लिखते हैं ना कि मल्टीप्लाइड बाई 2 बोथ साइड, यानी जो भी करते हो बोथ साइड करते हो। ऐसा तो नहीं कि LHS में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और RHS में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर भी वही बात है। तो अगर आप C में कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो वही A में लगाइएगा, जो है। ठीक है, अब करना क्या, हमारा जो टारगेट क्या होता है, टारगेट हमारा ये होता है कि इसको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते लगाते लास्ट में हम इसको I बनाना चाहते हैं। ठीक है, और जब ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते लगाते जब I बन जाएगा तो इसमें भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा ही रहे हैं, तो ये भी तो कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा, ये भी तो यहाँ पे कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा। और बी तो नो चेंज चल ही रहा है, बी तो नो चेंज चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसको एक सेकंड के लिए हम थोड़ा BA लिख देते हैं, क्योंकि हम अधिकतर जो मैट्रिक्स हमारा दिया रहता है उसको हम A तुरंत मान लेते हैं ना, B तो बहुत रेयर कैसे मानते हैं, इसलिए थोड़ा हम A को यूज करना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कारण समझ गए कि हम कोई भी मैट्रिक्स तुरंत A मान लेते हैं, तो हम A पे काम करना चाहते हैं, B पे काम नहीं करना चाह रहे हैं, इसको हम A मान लिए। तो A तो नो चेंज रहेगा, A इट इज़ चलता रहेगा एज इट इज़। लेकिन जब आप C में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए तो हमारा टारगेट हम इसको I यानी यूनिट मैट्रिक्स, ये जो आप जानते हो, इसको हम ये बनाना चाहते हैं, इसको ये बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे वो बताते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको, जो है। और जब वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे तो B भी किसी न किसी में चेंज हो जाएगा। और ज़रा दिमाग लगाइए, तो ये बराबर का चिन्ह लगा है, A लिखा है इंटू यहाँ पर कोई मैट्रिक्स लिखा है और बराबर I लिखा है। A में किससे मल्टीप्लाई करें कि I हो जाता है, A इनवर्स से। A में किससे मल्टीप्लाई करें कि I हो जाए, A इनवर्स से। तो भैया ये आपका A इनवर्स से ही तो होगा, तो जो यहाँ पर मैट्रिक्स आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, A इनवर्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे इसमें और वही सेम इसमें लगाएंगे। जिस समय C I में कन्वर्ट हो जाएगा उसी समय B A इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो C A B हम ऐसे लेके समझा रहे थे, लेकिन अपने इनवर्स के लिए अब मेन हेडिंग पे आ जाएं। हम जैसे लेट माना A एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। तो आप जब पढ़ रहे थे गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वहाँ पर हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था, A के चाहे I में लेफ्ट में I से मल्टीप्लाई करिए या A के राइट में मल्टीप्लाई करिए, हमेशा A के बराबर ही होता है। ये हमने बताया था, वहाँ पे बोला भी था कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, तो हमें इसी को यूज करना है। इसको दो चीज़ में तोड़ दीजिए, एक बार A बराबर I A लिख सकते हैं ये, और दूसरा हम लिख सकते हैं A बराबर A इंटू I लिख सकते हैं। बात समझिएगा, ये जो हमने बताया इसका यूज हम कब करेंगे, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना होगा, और इसका हम यूज तब करेंगे जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना होगा। कारण क्या है कि हम जब A बराबर I इंटू A लिखेंगे तो हमने क्या कहा था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, तो किस में आप लगाओगे, A और I में लगाओगे।
और इसको नो चेंज, जिसका हमें इन्वर्स निकालना है ए, उसको नो चेंज RHS में, LHS में तो उसको चेंज करेंगे, लेकिन RHS में उसको ने चेंज करेंगे। जैसे ये लिखा है तो RHS में ये ए है तो इसको नो चेंज कर देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एज इट इज चलता रहेगा। LHS में लगाना है रो ऑपरेशन, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, और RHS में उसको नो चेंज। तो जैसे हमें ए का इन्वर्स निकालना है तो LHS में ये लिखा है तो इसका तो हमें इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना ही है, लेकिन RHS में जो ए लिखा है इसमें नो चेंज। तो इसका मतलब किस में लगाना है, ए और आई में लगाना है हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते लगाते इसको हम आई बनाएंगे लास्ट में, और ये किसी न किसी मैट्रिक्स में बदल जाएगा। जिस समय ए आई बनेगा ये मान लीजिए कि बी बन जा रहा है, ए इंटू ए हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, आई बराबर बी इंटू ए, अर्थात ए बी बराबर आई। तो यही जो बी है यही तो आपका ए इन्वर्स हो जाएगा। तो जो बी का मान आएगा वही हमारा ए इन्वर्स हो जाएगा। तो ये, और जब कॉलम ऑपरेशन लगाना है आपको प्रयास ये करना कि एक ही चीज़ लगाना जो है, जैसे ए बराबर ए इंटू आई लिखा है, अगर आप ऐसे लिखना चाहें, आप कहें कि नहीं ये भी होता है, तो अब की बार आप इसमें और इसमें लगाएंगे कॉलम ऑपरेशन। अगर ये वाला रूप लेते हैं तो फिर ए और आई में लगाइएगा। और सेम कॉन्सेप्ट, जिस समय ये आई बनेगा, उस समय ये वाला आई किसी नए मैट्रिक्स बन जाएगा, मान लीजिए वो बी है, और ए तो वही चलता रहेगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बी मिला आपको यही क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। तो अभी हमने आपको एक रफली आइडिया लेके समझाया है कि हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इन्वर्स निकालना सिखाएंगे, एक एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे तरीके से एक एक स्टेप समझाते हुए इन्वर्स निकालेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ आपको ये बताया कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।